नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके इस परिवार में। अभी आप सब के सब फॉर्म भरने में बिज़ी होंगे और साथ में तैयारी भी आप अपनी जारी रख रहे होंगे, पूरा उम्मीद है, विश्वास है मुझे। और आपका ये परिवार, आपका प्लेटफ़ॉर्म युद्ध स्तर पर आपके सहयोग में लगा है। अभी लाइव क्लास मैथ्स की मैं यूट्यूब पे आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। साइंस के काफ़ी अनुभवी मैच्योर शिक्षक आपको साइंस में मदद कर रहे हैं रेगुलरली। इकोनॉमी और हिस्ट्री की क्लास ऐप पे एलिसेंट मेडिवल चल रही है मॉडर्न, फिर से रिपीट होने वाला है। तो वो कृष्णकांत सर ले रहे हैं। मेरी क्लास ज्योग्राफी की लगभग कंप्लीट होने को है, कुछ बची है तो अभी मैनेजमेंट के काम के कारण बाकी क्लासेस चल रही है। मेरी भी कंप्लीट हो जाएगी। हम तो स्टूडियो में ही रहते हैं समझिए, या फिर स्टूडियो मेरे घर में। तो मेरी ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल भी चल रही है। करंट का रेगुलर रिवीजन आपके ऐप पर जारी है। चित्रलेखा मैम उसको आपके साथ शेयर कर रही हैं। और इन सब के बावजूद कुछ क्लासेस जो करंट की हमने डिज़ाइन की है, कुछ बुकलेट्स हमने जो डिज़ाइन की है, वो 1-2 दिन या इस सप्ताह के अंत तक हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज आपके साथ लाइव मतलब जो आने की इच्छा थी मेरी, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि मैं सोचा कि अब समय ज़्यादा हो गया है तो रिकॉर्ड कर लें क्लास को। मुद्दे की बात करता हूँ, 2 मुद्दों पे बात करने के लिए आज आपके साथ जुड़ा हूँ। पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है बीपीएससी अपडेट का, कि अब आपके फॉर्म भरने की जो परेशानी थी, कई बच्चे, बच्चियाँ मैसेज कर रहे थे सर सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। बार-बार एरर आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 23 मिनट कब खत्म हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है, भरने में दिक्कत आ रही है। 1-2 बच्चों से जल्दबाजी में गलती हो गई थी तो उनको ये डर था कि अपडेट नहीं होगा क्या? एडिट री कर पाएँगे कि नहीं हम? देखो इन सारी परेशानियों का हल निकलना तय था। और कई बच्चों को मैंने फ़ोन पे समझाया भी कि पैनिक मत होइए। कुछ को मैसेज पे रिप्लाई दिया कि आप बिल्कुल मत डरिए, आपको मौका मिलेगा। अभी बीपीएससी ने आज इन्फॉर्म किया है आपको कि अब ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया जो है, उसकी अंतिम तिथि 4 नवंबर 2024 तक है। यानी आप 4 नवंबर 2024 तक 4 नवंबर 2024 तक विस्तारित तिथि है, अंतिम तिथि है। दूसरा जो अपडेट है कि सुधार करने की तिथि, यानी आपका कहीं कोई गलत भर दिए हैं, कोई गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, मैट्रिक की जगह इंटर हो गया है, या फिर ग्रेजुएशन में भी कुछ दिक्कत हो गया है, या फिर नॉन क्रीमी लेयर जो है पुराना डाल दिए हैं, तो उस सब का सुधार आप 19/10/2024 से 4/11/2024 तक आप अपडेट का भी आपको ऑप्शन आएगा। यानी 4 नवंबर तक आप चाहें तो पुराने लोग जिनकी गलती हो रखी है वो अपडेट कर सकते हैं। ये तो थी बात जो अप टू डेशन की। जो आयोग ने अभी नोटिफिकेशन दिया था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है। आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं उसमें देखे भी होंगे, और बाकी जगहों से भी चीज़ें आप तक पहुँची होंगी। मैं इस बात के लिए पूरा आश्वस्त हूँ। एक और क्रांतिकारी चीज़ आप सबों के सामने आ चुकी होगी। मैंने भी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जहाँ भी अपना ग्रुप है, मेनली टेलीग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। व्हाट्सएप मेरे अनुसार से ग्रुप ग्रुप कोई ग्रुप नहीं होता। मेरा पूरा फ़ोकस होता है टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ईज़िली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल है। दूसरी बात, बीपीएससी ने अभी जस्ट एक सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर में इन्होंने कई अधिकारियों के पद जोड़े हैं। जैसे गृह विभाग जो कारा है, उसके प्रोबेशन पदाधिकारी को जोड़ा है। सहायक निबंधक और सहयोग समिति और समकक्ष सहकारिता विभाग के अधिकारी लेवल 9 के जुड़े हैं। वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी लेवल 9 के जोड़े गए हैं, और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष और भी जुड़े हैं। टोटल कुल मिला के जो अब सीटें हो गई हैं, 2027 सीटें हो गई। हमको नहीं लगता कि इतिहास में फिर कभी ऐसा मौका आए। ये स्वर्णिम मौका है और बेहतरीन मौका है। जिस मौके का लाभ ना उठाया तो चूक जाओगे चौहान। तो मत चूको चौहान के तर्ज पे काम करना है। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जो पाँव खींचने वाले हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनानी है, और कोशिश करनी है कि बिल्कुल केंद्रित होके दिल को, दिमाग को, ज़हन, मन, विचार सबको केंद्रित करना है, फ़ोकस करना है अपनी सफलता पे। सकारात्मक भाव से तैयारी करनी है। और ना डर पैदा होगा, नेचुरल है, लेकिन उस डर पर नियंत्रण करने की। डर सबको लगता है,
और गला सबका सूखता है। लेकिन जो योद्धा होते हैं, वो गले को तर करने के लिए अपने पास पानी रखते हैं और डर पर काबू पाने के लिए अपना स्वाभिमान और अपना जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको ऊँचा रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो 2 बातें नहीं हैं, अभी 5-7 बातें हैं करने के लिए, क्योंकि आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि मेरी चर्चा जो है, कोर्स बेचने वाली नहीं है। मेरी चर्चा ना तो आपको डीमोटिवेट वाली है, डराने नहीं आता, मैं कभी नहीं डराता किसी को। मेरा मानना है कि डर के आगे जीत है, तो हम डर के आगे की बात करें। डरना स्वाभाविक है और डरना चाहिए, लेकिन डर के आधार पर गलत निर्णय नहीं लेने चाहिए, भटकने नहीं चाहिए दाएँ-बाएँ, इधर-उधर। युग के युवा मत देख दाएँ, मत देख बाएँ, और यदि देखना है, अगर देखना है, तो देख अपने वृषभ कंधे को, जिसे ललकार रहा है युग का जुआ। जुआ कहते हैं जो बैल के कंधे पे रखा जाता है, वो जब बैल हल चलाने के लिए बैल को जब जोतते हैं, तो उसके कंधे पे जो लकड़ी रखाती है, उसको जुआ बोलते हैं। और ये जो पंक्ति है ना, 4 पंक्तियाँ, इसमें 2 जगह जुआ शब्द यूज़ हुआ है। एक जगह युवा यानी आप लोग यूज़ हुए हैं, आप लोगों को कहा गया है। दूसरी जगह जुआ यानी वो बैल के कंधे पे रखा जाने वाला ज़िम्मेदारी। देखो यहाँ बैल, ज़िम्मेदारी, ये सारी चीज़ें जो है सांकेतिक हैं। इसको लिटरली मत लेना। मेरा एकमात्र कहना है आपसे, सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञ होके, पेज और पेन लो, योजना बना लो और खुद से भी ट्रेंड एनालिसिस करो। सुनो सबको, सुनना चाहिए, लेकिन सुन के इतने प्रभावित ना हो जाओ, इतने भाव विह्वल भी ना हो जाओ सुन के, तुम अपना अपना जो अस्तित्व है उसको खो दो। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि सुनो सबको, लेकिन किसी से प्रभावित ना हो। चाहे वो बेहतरीन वक्ता हो, चाहे वो महान शिक्षक हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो कोई पुराना नाम हो, फेमस नाम हो। इनको सुनो, लेकिन बिटवीन द टेक्स्ट जब तुम देखने की क्षमता ले आओगे, तो निरर्थक सा प्रतीत होगा इनके वक्तव्य। तो एज़ अ बड़ा भाई मैं आपको सजेशन देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ, और अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने बाकी छोटे भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करना। पहली बात, जो ये समय मिला है 2 महीना, अभी और मिलने की संभावना है, लेकिन उसको ना मानते हुए, मैं हमेशा, मेरा मानना है, पहले भी देखे होंगे, मैं कहना चाह रहा था कि जो तारीख 30 मुकर्रर हुई, 30 मान के तैयारी करो। 17 मुकर्रर हुई, 17 मान के तैयारी करो। 13-14 मुकर्रर हुई, तो अब 13 जहां मुकर्रर हुई वहीं स्टॉप लगा दो, उससे ज्यादा मत देखो। लेकिन संभावना बनती है, कुछ ना कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 परीक्षाएं टकराने वाली हैं, या फिर आयोग कुछ और उलटफेर करने वाला है। तो देखो, इन चीजों में तो मैं बिल्कुल कहा ना, सुनो सबकी, सुन के मुस्कुराओ, करो मन की। तो पहली बात कि 13 और 14 दिसंबर को अंतिम तिथि मान के तैयारी करनी। बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी, एक हमें अकेले खोपचे में ले जाके तारीख नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, ये जो अतिरिक्त समय मिला, इसको टेस्ट सीरीज देने में ज्यादा लगाया जाए, पीटी के लिए। तीसरी बात, अभी से मेन के लिए पैनिक होना, क्योंकि पीटी अब बहुत नजदीक है, 50-60 दिन बचा है। मेन के लिए पैनिक होने के बजाय, पीटी और मेन का सिलेबस जहां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जहां ट्रांजिशन एरिया है, संक्रमण क्षेत्र है, उन एरियाज को पूरी शिद्दत से इस तरह पढ़ो ज्यादा कि पीटी के साथ लगे कि मेन का भी कुछ हिस्सा, नॉलेज गेनिंग वाला हिस्सा, फैक्ट कलेक्शन वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ, और उस पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो फैक्ट कल को मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में मदद करेगा, और वो फैक्ट पीटी में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये 2 बातें तो क्लियर है कि पहली बात कि हम तारीख मान लें कि 13-14 दिसंबर ही अंतिम तिथि है, कयामत का दिन है, मुकर्रर तिथि है, ठीक है, प्रलय का तिथि है, यानी उसको मान के चलें कि उस दिन के 10 दिन पहले हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो लें और कंप्लीट कर लें अपने टारगेट्स। दूसरी बात, मैंने कहा कि खुद से ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए 1 घंटा रोज निकालो। आत्ममूल्यांकन, सेल्फ एवोल्यूशन जरूरी है। सेल्फ एवोल्यूशन करने से, अपना जो मूल्यांकन करने से, कहां थे कहां पहुंचे के तर्ज पे काम करो। मतलब कल तक कहां थे,
और आज कहां तक पहुंचे हैं, इस पर काम करना जरूरी है। ठीक है, और अगले दिन का टारगेट निर्धारित करने की आदत डाल लो कि एक तो लिस्ट बना लो पूरे टारगेट का। साइंस के ये टारगेट हैं, करंट के ये टारगेट हैं, हिस्ट्री के ये टारगेट्स हैं, और ये टारगेट्स मिलेगा पिछले 5 साल के प्रश्नों के ट्रेंड, सेल्फ ट्रेंड एनालिसिस। देखो, अधिकारी बनने का ख्वाब देखने वाले के बच्चे के मन में इतनी बात मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पे आ, इतनी क्षमता उसमें अपने आप आपरूपी विकसित होती है कि वो पिछले वर्ष के प्रश्न का मूल्यांकन कर सके। दुर्भाग्य से यदि किसी को पिछले वर्ष के प्रश्न का मूल्यांकन करना नहीं आता है तो उसको सीखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि किन विषयों से कितने प्रश्न आए और उन प्रश्नों का स्वरूप क्या था, किस तरह के प्रश्न आए, और आयोग के प्रश्न के पूछने का स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है। और साथ ही साथ ये भी आप मूल्यांकन करो कि ऐसे प्रश्न के स्रोत कहां हो सकते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न आए, उन प्रश्नों का स्वरूप कैसा है, और उन प्रश्नों का स्रोत क्या है। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और उन प्रश्नों के स्रोत को पहचानना है, और कसम से यदि स्रोत पहचान गए ना, यहां से आ रहा है, अंदर जितने ज्यादा प्रश्नों के स्रोत पहचानेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको लगने लगेगा हम सही दिशा में हैं, और जब मन को यह आभास होता है कि हम सही दिशा में हैं, हम सफलता की ओर हर क्षण कुछ कदम बढ़ रहे हैं, तो अपने आप फिर डर भागने लगता है, अंधेरा छटने लगता है, मस्तिष्क में एक अलग तरह की सहजता आती है और मन में एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम होंगे कामयाब। ये ट्रेंड एनालिसिस एक दिन का नहीं, रोज का काम है। जिस विषय को पढ़ रहे हो उस विषय का पहले ट्रेंड देख ही लो पिछले 5 वर्षों का, और अपना ट्रेंड एनालिसिस, अपनी थिंकिंग, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद जिन तथ्यों का संकलन किया आपने, उन तथ्यों के स्रोत को पहचान। हो सकता है कि तुम्हें प्रॉब्लम आए कि सर स्रोत कैसे पहचाने। देखो, 3-4 जगह है, उनमें से कोई एक ही होगा। एनसीईआरटी की 11th-12th की किताबें, 9, 10th, 11th, 12th की किताबों में यदि घर पे हो तो उसमें तलाशोगे उसके विषय सूची में, तो पहले विषय चैप्टर को पहचानो, फिर चैप्टर के अंदर बिटवीन दी चैप्टर देखो, तो तुमको हूबहू तथ्य दिखेंगे। यदि तुमको एनसीईआरटी में ना मिले और लगे कि कहीं और हो, तो विषयवार एडवांस बुक देख लिया। साइंस हो तो एनसीईआरटी से ही दिखेगा, और यदि हिस्ट्री हो तो स्पेक्ट्रम से दिख सकता है, या फिर वही एनसीईआरटी हिस्ट्री। ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी से कहीं बाहर नहीं जाएगा। पॉलिटी पॉलिटी भी है तो वो भी जो हमारा संविधान नाम का एनसीईआरटी है, या हमारी शासन व्यवस्था नाम की एनसीईआरटी, उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं जाएगा। यदि मान लो कि इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, और बेसिक चैप्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए कई किताब आते हैं, रमेश सिंह की बुक आती है, या फिर के शंकर गणेश की एक पतली सी इकोनॉमी की किताब आती है। स्रोत पहचान के उन स्रोतों में अंडरलाइन करो वो चैप्टर, और अंडरलाइन करो उन चैप्टर के अंदर के वो तथ्य, और उसके इर्द गिर्द के सारे तथ्यों को देखो, उनसे जुड़े उनके जैसे दिखने वाले सिमिलर फैक्ट्स को देखो। ये तुम्हारे तैयारी का हिस्सा है। जब तुम लाइब्रेरी में बैठो, अकेले बैठो, सेल्फ स्टडी करने अपने स्टडी टेबल पे बैठो, तो ये रोज की रूटीन का एक हिस्सा है कि यदि हम मॉर्निंग में 5 बजे अलार्म लगा के उठे और 5 बजे से लेके 8 बजे तक 3 घंटा की हमें सिटिंग है, 3 घंटा बैठना है, तो 45-45-45 या फिर 50-50-50 मिनट बैठेंगे, और बीच में थोड़ा उठ के पानी पीना या फेस धोना। ये बड़ा अच्छा टास्क है, फेस धोना बार बार ठंडे पानी से चेहरे को धोना, हर 50 मिनट के बाद फिर से पढ़ना, कंसंट्रेशन बढ़ा देता है आपका, कंसंट्रेशन, ताजगी, फ्रेशनेस आपका कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। तो फिर आप वो कर सकते हैं उसको। 50-50 मिनट का एक छोटा पुड़िया बांधा आपने, तो बिगिनिंग का जो 50% हो वो ट्रेंड एनालिसिस हो। ए4 साइज पेज हो, पेन हो हाथ में, 5 साल के क्वेश्चन हो, और उस क्वेश्चन में सिर्फ
मछली की आंख वाली नीतियों की पॉलिटी यदि पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के ही क्वेश्चंस पे जाएंगे, भटकेंगे नहीं। ना दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को उस दिन देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस। और थोड़ी गति बढ़ाएंगे कि 1 घंटे के अंदर हम कम से कम 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के सिर्फ एक विषय के प्रश्न यदि हैं तो उसको देख जाएंगे। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है तो 2 घंटा ले लेंगे, उससे भी ज्यादा लग रही है तो 3 घंटा ले लेंगे। लेकिन हाँ, 3 घंटा से अधिक समय यदि रोज आप एनालिसिस में लगा रहे हो तो समझो कि आप शौचालय में अधिक समय ले रहे हो। यहाँ शौचालय शब्द बोलने का तात्पर्य मेरा उन प्रश्नों से नहीं है, मतलब समय को निरर्थक लगाना कहीं पे। एक बीमारी होती है दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता क्या बीमारी होती है? शिक्षकों में भी होती है, हम जैसे लोगों में भी होती है। दीर्घसूत्रता क्या होती है? देखो, छात्रों के संदर्भ में संस्कृत के विद्वानों ने 5 लक्षण बताए हैं। ठीक है, कि जो छात्र होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उनमें बताया है कि उनका जो अल्पाहारी होता है, अल्पाहारी होने से फुर्तीला होगा। मतलब यदि 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाता है ताकि नींद ना आए। अल्पाहारी होता है। गृह त्यागी होता है, छात्रों को घर त्यागने की ये जो टेक्निक है पहले के जमाने में बड़ा प्रचलित था। राम भगवान हो या कृष्ण हो या सुदामा हो या बलराम हो, जो भी हो, इन्होंने सब गुरुकुल में पढ़ा, रूम लेके, जैसे आप पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह के आप पढ़ रहे हैं, पीजी में रह के आप पढ़ रहे हैं, या फिर जहां भी जैसे पढ़ रहे हैं। घर गृह त्यागी, अल्पाहारी, गृह त्यागी। स्वान निंद्रा मतलब पतली नींद चाहिए, नहीं कि घोड़े बेच के सो रहे हैं, एग्जाम 2 महीने बाद है और खर्राटे की आवाज खर्र खर्र मोहल्ले तक सुनाई दे रही है दिन रात। तो सोने से बचना होगा। मैंने कई बच्चों को देखा है, दिवा स्वप्न देखने वाले बच्चे, वो सपने तो देखते हैं बहुत इमोशनल होके, लेकिन सोने से बाज नहीं आते। लाइब्रेरी गए तो वहीं सो लिए, घर आए तो वहीं सो लिए, रात सोए, दिन सोए, जब सोना था तब जगे और जब नहीं सोना था तब सोए। तो जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। यूट्यूब, जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। पंक्तियां हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, और पंक्तियां, कविताएं ये मुझे बहुत उत्साहित करती रही हैं बाल्यकाल, बचपन से ही मैं रुचि रखता हूं, इसलिए कह रहा हूं। तो बात ये आई खुल कुल मिला के कि आप ट्रेंड एनालिसिस मॉर्निंग में 1 आवर करो, सब्जेक्ट वाइज। जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा टफ लगता है या जिसमें आप असहज हो उसको तो 3 घंटे करो। किसी के साथ सहज होने के लिए उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना हो। हाँ, मान लीजिए कि आप किसी के साथ असहज महसूस करते हैं तो जबरदस्ती बलपूर्वक आप कोशिश करिए कि उनके सामने ज्यादा रहें, उनसे ज्यादा घुले मिले वक्त बिताएं। धीरे धीरे क्या होगा, उनमें और आपके बीच एक अच्छी ट्यूनिंग बन जाएगी। तो ये विषय के साथ भी होता है। यदि विज्ञान कमजोर है तो 3 घंटे ट्रेंड एनालिसिस तो बनता है। अब जब रोज रोज ट्रेंड एनालिसिस करेंगे ना, मान लीजिए एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, 5वें दिन किया, तो नतीजा क्या होगा कि आपके माइंड में वो सारे पिछले 5 वर्षों के प्रश्न और उन प्रश्न से मिलते जुलते तथ्य और उन तथ्य से की स्रोत तक आपको माइंड में रहेगा, क्योंकि शुरू के मॉर्निंग की शुरुआत ही आपकी ट्रेंड एनालिसिस से। उसके बाद आप आए और दूसरी सिटिंग, मान लीजिए कि 9 बजे ब्रेकफास्ट किए, नहाए धोए, अपना काम निपटाए और फिर ड्यूटी पे गए या फिर आप कॉलेज गए या जो भी किए वो सारा काम दिन भर आपने किया। फिर आपको जब फिर वक्त मिला, यदि दूसरी सिटिंग आपकी 3 घंटे की है, इस बार ट्रेंड एनालिसिस वाले उस A4 साइज पेज को स्टेपल करके आप आगे रख देंगे कहीं, एकदम बिल्कुल प्रणाम करके कि रखो, तुमसे कल मिलेंगे। और अब उस विषय का अपना एक कंटेंट लिस्ट बनाइए। एक पिछले एग्जाम में पूछे गए कंटेंट लिस्ट में डबल स्टार, और जो संभावित कंटेंट लगता है उसमें ट्रिपल स्टार या सिंगल स्टार, या फिर अदर कंटेंट जो किसी महान भाव शिक्षक, आजकल बड़े शिक्षक गण उदार होते जा रहे हैं। मेरी उदारता तो पिछले 3-4 साल से प्रचलित रही है। मैं 66वीं से ही यूट्यूब पे उदार भाव से पढ़ाता रहा हूं, अब जाके मैंने इसको प्रोफेशनल रूप दिया है। उसके कारण भी ईश्वर की मर्जी रही और मुझे भी लगा कि अकेला कब तक अकेले करते रहेंगे। यदि ईश्वर चाहते हैं कि यही करूं तो ये दिल के करीब है, इसी को कर
ऐसे भी जो काम दिल के करीब हो वो काम काम नहीं फिर एंटरटेनमेंट बन जाता है ना। पढ़ना दिल के करीब हो तो पढ़ाई में मजा आता है, और पढ़ने से दूर दूर का नाता ना हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो फिर बेकार है अपने आप को जबरदस्ती शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपने सिर छुपा के खुद को सुरक्षित महसूस करना निरर्थक। मेरी बात अब तीसरी हो रही है कि सिटिंग में हमने चैप्टर लिस्ट बनाया। ये रोज होने वाला काम नहीं है, ये तो आप एक दिन लिस्ट बनाएंगे, दूसरे दिन उसी अपने बनाए गए लिस्ट को ही आप कंटिन्यू करेंगे पढ़ने में। अब क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक उस लिस्ट से रिलेटेड जब तथ्य का संकलन करेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस एक खास तरीके का काम करेगा आपके ब्रेन। ट्रेंड एनालिसिस आपको रोकेगा कि क्या निरर्थक कर रहे हो, तुम ये करो, क्योंकि आते प्रश्न इस तरह के। जिस दिन ऐसा माइंडसेट हो गया ना कि इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस तरह का तथ्य बनाना चाहिए हमें, तो जो तुम बेकार में आ होता ना कि बिना निरर्थक तथ्यों का जो संग्रह कर रहे थे वो बच जाओगे उससे। और इसी को आपको दोहराना है लगातार अपने तैयारी में। अपने जितने सिटिंग्स में बैठ रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट को लेके एक सेल्फ नोट्स बनाओ। बार बार कह रहा हूं, औरों के प्रिंट मटेरियल पे, औरों के कोचिंग मटेरियल पे, औरों के क्लास मटेरियल पे डिपेंड करना तो रॉ मटेरियल कलेक्ट करने जैसा है। करो, वो भी जरूरी है, एक पार्ट है। दिशा मिलती है, नियमितता मिलती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे भी प्रिंट मटेरियल रेडी है, हम जम के आप लोगों के सामने हमारी पूरी टीम प्रचार भी करेगी। मैं भी कर रहा हूं प्रचार, मैं कुछ आपको, लेकिन मेरा मानना है कि उसको सिर्फ एक सैंपल मानो और उस सैंपल के आधार पे अपने को ज्यादा वैल्यू दो। जो हम नोट्स बना रहे हैं ना वो भी सही, और उस नोट्स को और बेहतर बनाने के लिए इन कोचिंग वालों के मटेरियल को भी हम देख लें। मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, ये पल महत्वपूर्ण है, ये अवसर महत्वपूर्ण है। मूल्य खो दिए तो किसी दूसरे माध्यम से वो मूल्य तुम तक पहुंच जाएगा। मेरे पापा गिरधर कवि राय के बड़े फैन थे। उनकी पंक्ति थी कि जो धन जैसे आत है सो धन वैसे जात। तो धन यदि व्यर्थ चला जाए तो फिर उसकी परवाह नहीं करते। जो धन तेरा धन है वो तुझ तक लौट कर आएगा, और किसी ने पाया है तो उसके पास नहीं ठहर पाएगा। ठीक है, जायज पसीने की कमाई पाई है आपने तो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। ये भाव मन में रख के चलना, और धन की ज्यादा परवाह ना करते हुए जो परवाह समय की करना। ठीक है, तो जो कीमती समय है इसमें से 30 मिनट मैं आज तुमसे लिया और प्रेरित करने के लिए लिया, मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए लिया कि देखो इस तरीके से अभी भी 50 दिन चल लिए। रोज ट्रेंड एनालिसिस करोगे एक विषय का, 10 दिन भी किया तो 50 दिन में 5 विषय का ट्रेंड एनालिसिस, 50 दिन में 5 विषय के सेल्फ नोट्स, 50 दिन में 5 विषय के टॉपिक लिस्ट, और एक कंप्लीट रिवीजन नोट्स विद द हेल्प ऑफ द अदर कोचिंग मटेरियल्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ द चैनल। यदि आपने कंप्लीट किया, रिवाइज किया जम के, गारंटी लेता हूं मैं लिखित में कि आपका प्रीलिम्स तो होगा ही, मेंस में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और जिन्होंने प्रीलिम्स और मेंस में अच्छा परफॉर्म कर लिया उसको कौन रोक सकता है? बाघ के करेजा लेके पैदा होने वाले लोग का कोई नहीं रोक पाएगा, और वो बनेंगे अधिकारी। तो चलिए, आपको शुभकामना है मेरी कि ये जो शानदार अवसर है, ये जो स्वर्णिम अवसर है, ये अवसर आपके जीवन को सुनहला कर जाए, स्वर्ण अक्षरों में आपका जीवन लिख दिया जाए इतिहास में, आपको एक नया पहचान दे। इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो हमारा ये छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच और अपडेट, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी अधिक लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचे और उनको भी मैं कुछ प्रेरित कर पाऊँ। धन्यवाद।